हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ने जा रहे हैं। पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, यानी कि एक ट्रू मिनिएचर फॉर्म का ये स्ट्रक्चर है जो आपको अपनी पृथ्वी के बारे में दिखाई देता है। ग्लोब अलग अलग तरह के हो सकते हैं। मार्केट में जब आप ग्लोब खरीदने जाएंगे तो कुछ ग्लोब बड़े मिलेंगे जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेके जाए जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब होते हैं तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब होते हैं जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, उसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उसी आकार में दिखाया जाता है जैसे वे होते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता पड़ती है। हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है जिससे हम किसी क्षेत्र को, किसी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है, अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है, यानी एक्सिस कहते हैं। ये है हमारा एक्सिस। ये सुई झुकी हुई है जो ग्लोब के बीचों बीच होकर गुजरती है, इसे हम एक्सिस कहते हैं। ग्लोब पर दो बिंदु है, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, और बीच से ये सुई होकर गुजरती है जिसे हम एक्सिस कहते हैं। तो उत्तर में उत्तर ध्रुव नॉर्थ पोल और साउथ में दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। तो ग्लोब को इस सुई के चारों तरफ पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। अंतर क्या है कि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यानी हमारे अर्थ पे पृथ्वी पर ऐसी रियल में कोई सुई नहीं होती जो हम ग्लोब में देखते हैं जिसे एक्सिस कहा जाता है, जबकि ये ग्लोब में होता है, रियल में ऐसा कोई सुई नहीं होता है। ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ये भी एक पैरेलल इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है जिसे हम नहीं देख पाते। तो पृथ्वी के उत्तर में स्थित भाग को नदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे हिस्से होते हैं, इक्वल हाफ्स होते हैं, बराबर के हिस्से होते हैं। तो इस प्रकार इक्वेटर पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा बनाती है एवं यह पृथ्वी पर बिंदुओं, विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत रेखा, जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं, ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। इसके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जैसे 20 डिग्री, 0 डिग्री, 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ। इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स में से नापा जाता है। इक्वेटर 0 अंश को दर्शाती है, 0 डिग्री को दर्शाती है। उसी तरह से अलग अलग लैटिट्यूड्स अलग अलग डिग्रीज को दर्शाती है। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री का 1/4 यानी 90 डिग्री। इस प्रकार 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल को दर्शाया गया है। इस प्रकार इक्वेटर के नॉर्थ के सभी पैरेलल रेखाओं को नॉर्थ लैटिट्यूड कहा जाता है और साउथ को साउथ लैटिट्यूड कहा जाता है।
नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड साउथ लैटिट्यूड्स। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से, नॉर्थ या साउथ अक्षर से डिनोट किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर इक्वेटर के 20 डिग्री नॉर्थ में स्थित है, 20 डिग्री नॉर्थ में स्थित है, और दूसरा बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री साउथ में स्थित है। As that we move away from the equator, the size of the parallel of the latitude decreases. जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता चला जाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण लैटिट्यूड्स को स्टडी करते हैं। 0 डिग्री इक्वेटर के अलावा नॉर्थ पोल 90 डिग्री और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ है। तो नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये नदर्न हेमिस्फीयर में है। और दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जिसे मकर रेखा कहा जाता है, 23.5 डिग्री साउथ, ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। इसके अलावा आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री, विषुवत वृत्त के 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, और दक्षिण में एंटार्क्टिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ, इसे दक्षिण ध्रुव वृत्त कहा जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये बना हुआ है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये इक्वेटर, ये आर्कटिक सर्किल, ये एंटार्क्टिक सर्किल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ये पृथ्वी की सबसे इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ इक्वेटर है, ये लैटिट्यूडनल लाइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइंस है, उसे याद रखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद जब हम हीट जोन्स ऑफ अर्थ देखेंगे, पृथ्वी के ताप कटिबंध, तो कर्क रेखा और मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच के सारे लैटिट्यूड वाले एरिया को टॉरिड जोन कहा जाता है, यानी उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हीट प्राप्त होती है, तो इसलिए इसे टॉरिड जोन कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में यानी नदर्न हेमिस्फीयर में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध के मकर रेखा यानी साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दक्षिणी ध्रुव वृत्त यानी एंटार्क्टिक सर्किल। आप इसे ऐसे समझें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्किल के बीच और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से एंटार्क्टिक सर्किल के बीच, ये वाला हिस्सा टेम्परेट जोन कहलाता है, ये वाला हिस्सा टेम्परेट जोन कहलाता है, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध, ये हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। इसे हम शीतोष्ण कटिबंध इसीलिए कहते हैं कि यहाँ न तो गर्मी अधिक रहती है न ठंड अधिक रहती है, तो यहाँ पर मध्यम उष्ण मध्यम शीत, तो दोनों बराबर होने की वजह से इसे हम उपोष्ण कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं, गर्म भी ठंडा भी। उसके बाद फिर जो नीचे का हिस्सा है फ्रिजिड जोन, बहुत ही ठंडा होता है। ये कहां से कहां तक है? आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल वाला हिस्सा ये फ्रिजिड जोन, और एंटार्क्टिक सर्कल से नीचे वाला हिस्सा साउथ फ्रिजिड जोन। तो नॉर्थ फ्रिजिड जोन, साउथ फ्रिजिड जोन, ये सबसे ठंडा इलाका होता है, बर्फ जमी होती है इस पूरे इलाके में। तो आर्कटिक इधर और एंटार्क्टिक इधर, तो ये पूरी बर्फ जमी हुई क्षेत्र है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे देशांतर रेखाएं क्या होती है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। तो ये सारी लाइनें लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, ये सारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, ये सारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड के अलावा भी कुछ जानकारियों की आवश्यकता होती है। जैसे आपको अगर समझना है, पैसिफिक ओशियन में एक टोंगा आइलैंड है और इंडियन ओशियन में स्थित मॉरिशस आइलैंड, दोनों 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर स्थित है। पर यह पता करना कि नॉर्थ
पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा रेफरेंस लाइन पूरब या पश्चिम की ओर स्थानों से दूरी कितनी है, तो इसके लिए याम्योत्तर कहते हैं। इसे हम डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड ही आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करती है एक जगह से दूसरे जगह के एरिया में। प्रत्येक अंश को मिनट में, मिनट को सेकंड में डिवाइड किया जाता है। ये अर्ध वृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ यानी पोल्स की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती हैं, तो सारी के सारी मेरिडियंस आपस में मिलती हैं। कहाँ? पोल्स पर मिलती हैं। तो अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, इस जगह को हम प्राइम मेरिडियन कहेंगे। इस जगह को हम क्या कहेंगे? प्राइम मेरिडियन यानी प्रमुख याम्योत्तर कहेंगे। इसका मान 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। यहाँ से हम 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट को गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटती है। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटने के बाद जो प्रमुख याम्योत्तर होते हैं, देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई, तो इससे इधर का हिस्सा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और प्राइम मेरिडियन के इधर के हिस्से को वेस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। जब हम ग्रिड देखेंगे तब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं देशांतरी याम्योत्तर के बीच ग्रिड देखते हैं। तो ये वाली चीज को ग्रिड कहा जाता है। जहां लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जब आपस में कटती है तो वहां पर बने हुए स्क्वायर को ग्रिड कहा जाता है। ये ग्रिड है, ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, ये ग्रिड है, इसे हम ग्रिड कहते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें किसी भी जगह के लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करती हैं। ये हमें मदद करती हैं कोई एक स्थान को लोकेट करने के लिए। अगर इसे और भी आसानी से समझना है तो इसको समझने के लिए हम उदाहरण के लिए असम में धुबरी, असम के धुबरी जो कि 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच स्थित है, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ग्लोब पर उस स्थान का पता आसानी से हम लगा सकते हैं अगर हमें उसका ग्रिड पता चल जाए। अब इस बिंदु को देखें जहां दोनों रेखाएं काटती हैं। तो ये रेखाएं जब एक दूसरे स्थान को काटेंगी तो हमें लोकेशन का पता चल जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो हमें किसी एक लोकेशन का पता चल जाता है। ये बहुत जरूरी है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये वाली रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन है। इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते ही हमारा दिन बदल जाता है, डेट चेंज हो जाती है। तो यदि हम लॉन्गिट्यूड और टाइम को देखें, देशांतर और समय, तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति होती है। अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है स्थानीय समय यानी लोकल टाइम का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाई गई जाने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सनराइज और सनसेट के समय सबसे लंबी होती है। तो ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन जहां से गुजरती है, तो सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी, अगर हम पृथ्वी को देखें तो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो वेस्ट में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर के दर की गणना निम्नलिखित विधि से इस तरीके से की जाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने एक्सिस पर 360 24 घंटे में अपने एक्सिस पर 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है,
तो इसी प्रकार अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री ईस्ट, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो इज इक्वल टू 60 मिनट प्लस होगा, तो 60 मिनट प्लस चला जाएगा और 1 घंटा आगे होगा। और इसी तरह से अगर हम वेस्ट की बात करेंगे तो 1 घंटा पीछे होगा। तो ये एक आइडेंटिफाई करने का, समय निकालने का सही तरीका है। उसी तरह से ग्रीनविच के ईस्ट में अगर हम जाएंगे तो समय ये, और वेस्ट में जाएंगे तो समय ये हो जाएगा। तो ग्रीनविच के ईस्ट में, अगर ग्रीनविच में 12 बजा हुआ है तो 15 डिग्री अगर हम प्लस करते हैं तो समय में 1 घंटे की बढ़ोतरी होगी। और ग्रीनविच में 12 बजा हुआ है, 15 डिग्री वेस्ट में जाते हैं तो 1 घंटे समय की घटोतरी हो जाएगी, समय 1 घंटा घट जाएगा। तो हम मानक समय, वाई डू वी हैव ए स्टैंडर्ड टाइम, तो लोकल टाइम तो हर जगह का होता है, स्टैंडर्ड टाइम हम क्यों लेते हैं? तो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात से द्वारका तथा असम से डिब्रूगढ़ का स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा, 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस होगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामी को, किसी लॉन्गिट्यूड को हम अपना स्टैंडर्ड टाइम मान लें। तो इससे, और ये हमारे सबसे वेस्ट से होकर गुजरने वाली लॉन्गिट्यूड और सबसे ईस्ट से होकर गुजरने वाली लॉन्गिट्यूड, दोनों का एवरेज भी होगा। तो एवरेज से हम निकाल सकते हैं। तो भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्ट यामी उत्तर रेखा है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो ईस्ट से होकर गुजरती है, मिर्जापुर से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश के आसपास है। तो कबीर की एक छोटी सी घटना है। कबीर एक छोटा सा टाउन भोपाल में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे खेला जाएगा। इसका मतलब भारत के टाइम के अनुसार 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात में खत्म होगा। क्या आप जानते हैं भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय का क्या अंतर है? तो ये 5.5 घंटे क्या डिफरेंस पर रहता है। तो भारत ग्रीनविच के ईस्ट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में है, तो यहाँ का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे की ओर चलता है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में उस समय 7:30 बज रहे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विकास विस्तार अधिक होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय होते हैं। इसलिए उदाहरण में रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को कवर करता है। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप जरूर इस पर प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने कमेंट्स करें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।